अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 के लिए मुस्लिम उम्मीदवार जिस तरह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनमें परभनी विधानसभा मतदार संघ 2019 में अपनी किस्मत आजमा चुके वंचित बहुजन आघाड़ी के पुराने उम्मीदवार आज अपक्ष बोलकर जो सामने आ रहे हैं, मोहम्मद गौस जैन साहब, जो जैन फाउंडेशन के सर्वे सर्वा है। मोहम्मद गौस जैन साहब ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 माजी नगर सेवक प्रतिनिधि हैं और एक अच्छे कारोबारी है, उद्योजक है। प्लॉटिंग का कारोबार इनका है और समाज में जिस तरह से इनकी पकड़ है, उस बेस पर ही मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित काजी मस्जिद के करीब सवेरा फंक्शन हॉल यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन बाद नमाज मगरिब रखा था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जिम्मेदार शख्सियतें मुस्लिम समाज में से आई हुई थी। और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने ये बताया है कि हमें किस तरह से अब मुस्लिम क़यादत सामने लानी चाहिए और मुस्लिम क़यादत के लिए ही हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इसी बात को लेकर यहाँ पर चर्चा रखी गई थी, जिसमें मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने परभनी शहर महानगर पालिका में ये महापौर क्यों नहीं बने और उसी के साथ में इन्होंने अब 2019 के बाद परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 में किस तरह से यहाँ पर मुस्लिम क़यादत करेंगे और मुसलमानों के लिए, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वोट किस तरह से बटोरे जाएंगे और वोट किस तरह से हासिल किए जाएंगे, यही यहाँ पर बताया है। और मोहम्मद गौस साहब इन्होंने 2019 में किस तरह का काम किया था ये भी बताया है। उसी के साथ में आने वाले 2024 परभनी विधानसभा मतदार संघ में ये कैसे काम करेंगे और इन्हें वोटों की जरूरत किस तरह से है और यहाँ पर तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ काम करना चाहिए, उसी बात को लेकर मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और तमाम लोग यहाँ पर जो आए थे, उन हाजिरीन में से मौलाना निसार साहब इन्होंने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। उसी के साथ में अजमत खान साहब कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और तमाम लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी जानते हैं। मोहम्मद गौस जैन साहब इनका तमाम कार्यकर्ताओं की जानिब से सत्कार भी इस वक्त किया गया था। जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी जानते हैं। और उसी के साथ में मोहम्मद गौस जैन साहब जो अपक्ष के तौर पर परभनी विधानसभा मतदार संघ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इन्होंने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं खुद इन तमाम लोगों की जबानी कि इनकी सोच क्या है और इन्होंने किस तरह से परभनी विधानसभा मतदार संघ का विकास करना है, तमाम बातें कैसे रखी है। तो भी जानते हैं कि कल हमारी क्या तारीख थी, आज क्या है और मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। कभी हिंदुस्तान में मुसलमानों का दबदबा, मुसलमानों की हुकूमत और मुसलमानों को चाहो जलाल था, लेकिन फिरकावार ताकतों ने हमारे किस तरीके से हमको खत्म करना चाहिए, किस तरीके से हमको बाकायदा करते हुए पीछे डालना चाहिए, वो लोग अपने उसूल के हिसाब से वो काम अपना कर रहे हैं। लेकिन हम अभी गफलत की नींद सोने में लगे हुए। संगी मिजाज के लोगों ने ये जो काम कर रहे हैं, आज से तकरीबन 72-75 साल पहले से उनका अपना मिशन है, उन विषय पर वो बराबर काम कर रहे हैं। जब कहीं जाकर वो लोग अपने मकसद पर फायद होकर हुकूमत करके हमारे सरों पर सवार, लेकिन हम क्या है, हमारा बस एक ही है, खाओ पियो और जाओ। सुबह हो रही है तो हमारे मुख्तसर और मुख्तसर हमारा ये हाल है। किसी का सुबह होते मुसलमान तो जो लगता है सुबह होते खाता गोश्त, दोपहर में गोश्त और शाम में बेहोश। बेहोशी से हमको उठना है, कुछ ना कुछ हमको आगे बढ़ना है। हमारा अंदर सोच समझ और फिक्र अगर हम लाएंगे, यकीन जाने कि हमारी जो नस्ल है कुछ ना कुछ बढ़ सकेगी, कुछ ना कुछ बढ़कर आगे बढ़ सकेगी। वरना ऐसा ना हो जाए कि आज हम तो जी रहे, किस तरीके से भी जी रहे, जो जैसा जी रहा उसको मालूम है कि हमारे जीने का मकसद क्या है और किस अंदाज में हम जी रहे हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि जो आने वाली जो हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो औलादें होने वाली, ऐसा ना हो जाए किसी को जुल्म शिकार का शिकार हो जाए और नस्ल वही पर खत्म हो जाए। जो कि गैर कौम ये चाहती है किस तरह से मुसलमान को कौम को बर्बाद किया जाए, किस तरह मुसलमान कौम खत्म किया जाए। आए दिन जो मीडिया पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं,
व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से या अखबार के जरिए से उनको अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से लोग अपने अंदाज को पूरे तरीके से उतर रहे और हमारे के गफलत के दिन सो रहे। ये जो इलेक्शन होते आपको बता दो मुख्तसर अंदाज में, चाहे बल्दिया का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, इसके अंदर जो वहां पर जो इंसान उनको भेज रहे हैं, हमारे परवानी की तारीख बहुत गलत तरीके से जाती है कि हम हमारे नुमाइंदों को भेजते हैं, वो ऐसे नुमाइंदे हमारे वहां जाते हैं कुछ बोलने की ताकत नहीं रखते। वहां जो कुछ भी होता है, जो कानून बल्दिया का इलेक्शन हो तो मैं आपको बताता चलूं परवानी का जो सारा कानून जो बनता है म्यूनिसिपालिटी के जो वहाँ पर जो कमेटी होती है वहाँ पर बनता है। महाराष्ट्र का जो कोई कानून बनता है असेंबली में हम इनको चून कर देते हैं, वहाँ पर जाकर मंत्रालय में वहाँ पर कानून बनता है। हिंदुस्तान में जो कानून बनता है पार्लियामेंट में जिसको हम चुन कर देते हैं वहाँ पर वो कानून बनता है। अगर ऐसे जगह पर हम अगर ना बोलने वाले को मुख्य पर अगर भेज दिया जाए तो क्या मर रहे नुमाइश करे। वहीं पर अगर कोई बोलने वाला हो, असलायत हो, इल्म वाला हो, अगर कुछ रखता हो, सही समझता हो और पढ़ा लिखा अगर हो तो वहाँ पर अगर कोई भी अगर कानून अगर बनता है तो वो लोग उस कानून की मुखालिफत कर सकता है। ये हमारे मुआफिक अगर कानून पर कोई बना रहा है तो हमारे बहुत भाई जैसा पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है कि उस कानून के मुखालिफ हो, उसकी मुखालिफत करेगा। और अगर मुआफिक हमारे दरमियान अगर कानून चाहता है उसकी तारीफ करता हुआ नजर आएगा और हमारे हक के हासिल करने के लिए, हक वसूल करने के लिए कुछ बात बोलकर वो चीज पैदा करके अपनी बात को मनवा सकेगा। तो ऐसा ना हो जाए कि इंसान चाहता कुछ है और होता कुछ है। आज हमारे सामने बहुत बड़ा एक मसला है, हमारे दरमियान हमारे गौर सैन साहब एक उम्मीद लेकर हमारे सामने ठहरने के लिए तैयार है, लेकिन इनका अपना इनका अकेले का काम नहीं है। ये तो खड़े हो जाएंगे लेकिन ऐसा हो जाएगा खाली अकेले खड़े हो जाने फिर अकेले बैठ जाने नहीं है। आप लोग इसलिए बुलाया गया कि भाई आपसे मशवरा लेना चाहते हैं हो कि भाई खड़े रहोगे न करो, अगर तुम बोले खड़े रहे तो मैं खड़े हो जाता हूँ, तुम बोले बैठ जा तो मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन मेरे खड़े होने में फायदा नहीं होगा कि मैं खड़े होने के बाद अगर तुम मेरी तारीफ करोगे, तुम मेरा साथ दोगे, मुझे आगे बढ़ने के लिए कहोगे, बुलंदराया तक पहुंचाओगे, असफल तक तो मुझे पहुंचाएंगे। हो सकता है कि मैं तुम्हारी आवाज बनकर तुम्हारी आवाज को साथ दूंगा और आने वाले कुछ न कुछ हासिल करने के लिए तुम समय बैठता रहूंगा। ऐसा ना हो जाए कि तुम खड़े हो जाए फिर एक तरह से कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा और बेचारे परेशान हो जाएंगे। ऐसा ना हो, इसलिए आपकी तारीफ के गर्ज से आप भी यहाँ पर जमा हुए, मैं भी यहाँ पर जमा हूँ। अभी आपके साथ बिल्कुल बोल रहा है, हालांकि मेरे से तैयारी नहीं कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बात यही है, असेंबली का इलेक्शन हमारे सामने, हमारे गवर्नर साहब आपको ये भी मालूम होगा कि किसी पार्टी से खड़े हुए नहीं है, ना कांग्रेस से, ना राष्ट्रवादी से, ना एमआईएम से और ना किसी पार्टी से तायद भी नहीं है। बल्कि अगर तायद अगर किसी का अगर इनको मिलना है तो आप लोगों की तायद मिलना है कि आप लोग तायद देने के लिए तैयार है। तो एक मरतबा हम उनके हाथ में आवाज मिलाए तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या आप हमारे गौरव साहब के उनके साथ देने के लिए तैयार है? क्या इनके हाथ में उसूल के जो लड़ाई जो लड़ना चाह रहे हैं साथ आप लोग साथ देंगे? एक मरतबा जोर से नारा लगाओ ताकि हमारे गौरव को पता चले कि आप लोग उनका साथ है। हमारे गौरव भाई तुम आगे बढ़ो, सब तुम आगे बढ़ो, आवाज को इस बात का अंदाजा है कि जिस माहौल से, जिन हालात से हम दो चार हैं, ऐसे हालात में यकीनन बहैसियत मुसलमान हमारे जज्बात ईमानी हमें झिझोड़ते हैं। हमारे दिलों में वो जज्बात, वो तखय्युलात आते हैं कि काश मेरे पास वो हिम्मत होती, मेरे पास वो जज्बा होता, मेरे पास वो पावर होती कि गुस्ताखे नबी को मैं जमीन से पाक कर देता, गुस्ताखे नबी का मैं खात्मा कर देता। लेकिन हमें मालूम है कि हमारी आवाज में वो दम नहीं,
हमारे अंदाज में वो पावर नहीं और हमारे पास कोई इख्तियार नहीं, इसलिए कि हमारा कोई नेता पॉलिटिकल लीडर नहीं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ मकामात पर हम लोगों को धमकियां दी जाती है, मॉडलिंग की जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन एक शायर ने कहा था कि सच का ये तकाजा है मेरे यार गिरा दो, अभी हमारे लिए मौका है, सच का ये तकाजा है मेरे यार गिरा दो, अमन की जो दुश्मन है वो सरकार गिरा दो। मुझे मेरे मजहब से ये तहजीब मिली है, मुझे मेरे मजहब से ये तहजीब मिली है, दुश्मन जो निहत्ता हो तो तलवार गिरा दो, और एक भाई को जो भाई से मिलने नहीं देती बेहतर है कि आमदन की हो दीवार गिरा दो। हमारे पास एक गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है, हमारे पास अभी फिलहाल सारी चीजें मुहैया है, लेकिन जरूरत है तो हमारी बेदारी की, जरूरत है तो हमारे इत्तेहाद की। इसलिए कि हम लोगों के बहकावे में आके अपना जमीर बेच देते हैं, हम वक्ती मफाद की खातिर, हालिया पेशे नजर चंद रुपयों के खातिर अपने एक कीमती वोट को जाया कर देते हैं। हम मुस्तकबिल को नहीं सोचते हैं, हम अपने मुस्तकबिल के रोशन करने के बारे में कोई ख्याल नहीं करते हैं, इसलिए कि हम वक्ती फायदा सोचते हैं। हमें मालूम है कि आज हमें 1000-2000 रुपए दे दिए जाएंगे, हमारा वोट ले लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आगे चलकर हमारी आवाज बनकर वहां तक कौन पहुंचाएगा, हमारे हक का मुतालबा वहां पर उनके सामने कौन करेगा, हमें अपने हुकूक कौन दिलाएगा। ऐसे ही रहनुमा को अगर हम चुन के लाएंगे तो ये हम तमाम परगनी वालों की आवाज बनकर वहां तक आवाज पहुंचाएंगे। हमारी आवाज में वो पावर होगा, हमारी आवाज में वो दम होगा, फिर किसी फिर किसी नामाकुल की ये मजाल नहीं होगी कि वो हमारे दीन पर, हमारे इस्लाम पर, हमारे कुरान पर और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कोई गुस्ताखाना कलीमा कहे। शायर ने कहा था कि दर बदर भटकता हूँ, आफियत नहीं मिलती, शहर है मेरा लेकिन शहरियत नहीं मिलती, राह गुजर बता कहे रहबर किसको, मोतबर जमाने में शख्सियत नहीं मिलती। हमारे सामने मोतबर शख्सियत है, हमारे सामने जैन साहब एक मोतबर वाले शख्सियत है, मोतबर शख्सियत है, साहिब इल्म वकार है। हमारे पास मौका है, हमें अपने इत्तेहाद को सामने रखकर और हमारे फ्यूचर को, हमारे मुस्तकबिल को सामने रखकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, ऐसे लीडर को आगे लाना है ताकि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो सके और हम अपने हुकूक को सर चढ़ कर ले सके। दबे पांव लेना ये हुकूक के लेने का नहीं, भीख पे ले लेंगे हम इंशाल्लाह, ये हमारा हक है, हम छीन कर लेंगे, इसलिए कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं। अभी कौज़ेन साहब ने जैसा किसी को धमकी भरे कलिमात कहे, मैं ये शेर नजर करूंगा कि ये जितनी धमकी आप लोगों ने सुनी है वो उससे हमारे जाहिर सी बात है गैरत ईमानी को ठेस पहुंचती है, लेकिन उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या होगा हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। भारत आंदोलन का है, मुसलमानों लोगों ने किस दौर से हम गुजर रहे और लोग बोलते हुए परमानेंट की सीट नहीं आती। अल्लाह चाहा और आप लोग भी वो यूपी में तबाही मचा के और ये महाराष्ट्र में खत्म करने के लिए बोल रहा है और उसका नारा है कि भाई बड़े तो रहेंगे तो करेंगे, ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए बनाओ। आज हम टुकड़े बने हुए हैं और हाथ तक हम कर रहे, यूपी में जाओ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ज्यादा है, देखो हमारे मस्जिदों में हमले हो रहे, हमारे घर में हमले हो रहे और ये सब तमाशा देख रहे। क्यों? एक जाति मुसलमानों में नहीं रही, एक जाति मुसलमानों में कुर्बानी में पहली बार बता दो, क्योंकि एक जाति में बिल्कुल कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शायद क्योंकि मुखर नहीं हूँ इसलिए बताया, हालात हल्का में बता रहा हूँ मैं। आप देखिए वो योगी बाबा होगा, जोगी बाबा हो, वो बुलडोजर बाबा हो, अरे इतने हम ईमान के कमजोर हो गए, उन्हें आ रहा कि नहीं आ रहा। पहला अगर वो बुलडोजर एक मुसलमान के घर में चला रहा और वो हम वही लोग रहे, उसकी वजह क्या थी वो, और हरामखोर दीन के ऊपर हमले कर रहे कि दुनियादारी तो आते रहेंगी, कहीं हमारे मुल्क में हुकूमत आई गई, हम खुद या हुकूमत करे और हुकूमत चले, अल्लाह चाहे तो फिर हुकूमत आएगी। मसला हुकूमत का नहीं है, मसला हमारे दीन के ऊपर हमले का है। तो मुसलमान तो मुस्लिम होगा। अब बताओ कहाँ तक आ रहे हो, घर तक आ रहे हो, मस्जिद तक आ रहे, महल में आ रहे, तेलों में आ रहे, क्या बाकी लगे, कब उठी क्या होगा बताओ।
अब कुछ ऐसा काम करेगा ना, अल्लाह ताला ने अपना सलीम दिया, मुसलमान बना दिया, हिम्मत वाला बनाया, दूसरी कहा कामयाबी हो रही, उन्हें नहीं आ रहा भाई, इन्हें नहीं आ रहा ऐसा। अरे सामने वाला जोर और डर से आ रहा, ताकत से और पैसे से आ रहा, तो मुसलमान का कमजोर ईमान नहीं है मुसलमान के पास। अरे हाथ जीत अल्लाह के पास है, खाली एक चीज बताओ, 6-9 हज़ार वोट होने को मिले, 1 लाख वोट होने को मिले, 1,10,000 मिले, ये बताओ। और 16 रुपये खाली मुसलमान नहीं है, अरे 25-30 हज़ार का पैकेज और भी है। खाली तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है, तुम्हारी ईमानदारी की जरूरत है। और मैं दलालों को बताना चाह रहा हूँ, 500,000 में क्या तुम मुसलमान खरीद सकते हैं? अरे हराम खोलो, कितनी तकलीफ में मुसलमान गुजर रहा। आपका चेहरा देख के पसंद है वो हराम खोल कि भाई क्या है, वो कितना शर्मिंदगी से हम गुजरना पड़ता। ट्रेन में हमें घुस लिए, बस में हमें घुस लिए, अरे मस्जिद में हमें घुस लिए। अब इससे बड़ा आपको क्या 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 होने की सब कब नहीं होगा। हाथ भी में फिर बार बार बोलूंगा अल्लाह के हाथ में, लेकिन इतने हाथ अपने हाथ में है। अल्लाह ताला आपको क्या दिया, जितनी हानि वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन एक झूठ बता दो, 90,000 आए, 1 लाख आए, हम 60, 50, 50,000 रुपये क्यों बटे हुए? उधर से 5 से 5,000 लेकर 2,000 लेकर 1,000। अरे परवरी देखे में हराम हो, और परवरी हमें क्या से खड़े, आमदाम खड़े, साधारण खड़े, और हाथ दिए नजर से कुछ छुप गया नहीं। मैं आप लोगों को खुला बता रहा हूँ, अगर आपके पास ईमान है, आपका अगर जज्बा है, एकजुट हो जाओ, बता दो जीत और हार अल्लाह के तरफ की बात है। लेकिन आप बता दो कि हम एकजुट है, बस इतना बोले स्लो होने आपकी एक दावत पे जमा होने वाले तमाम गैर मुसलमानों का मैं यहाँ पर इस्तगफार करता हूँ, और शहनशीन पर जलवा अफरोज तमाम मुअज्जिज़ीन का भी मैं इस्तगफार करता हूँ। भाइयों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, न्यूटन का एक लॉ है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप दीवार के ऊपर जितनी ताकत से गेंद को मारते हैं, वो उतनी ताकत से आपकी तरफ लौट के आती है। जब रामपाल यादव ने नबी कायनात रहमतुल्लिल आलमीन की शान में गुस्ताखी की थी, तो अल्लाह ने गाजी इल्मुद्दीन को भी भेजा था। जब मैदान जंग के अंदर मरहम आया था, तो अल्लाह ने अली मुर्तजा को भी भेजा था। और आज इस जालिम हुकूमत के दौर के अंदर नितेश राणे जैसे लोग, रामगिरी जैसे कुत्ते आए, तो अल्लाह ने हम गुलामों को भी यहाँ पे जमा किया है। इंशाअल्लाह हम हमारे बुजुर्गों के खून को कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे। जो सारे समीकरण थे, जो सारी बातें थी, जो मुस्लिम बहुल सीट, हम कैसे सीट को जीत सकते थे, वो एडवोकेट आसिफ पटेल और बाकी मुखर्रिरों ने आपके सामने रखा। मैं बस एक छोटी सी कहानी आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। एक शख्स ने एक मुर्गे को पाला और पिंजरे के अंदर रखा। मुर्गे ने रात में बांध दी, तो सुबह उठ के उस शख्स ने कहा, अगर तूने कल बांध दी तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। जब दूसरे दिन रात हुई तो मुर्गे ने बांध दी थी, बस परों को फड़फड़ाया। फिर सुबह आदमी ने उठा और कहा, और अगर आज तूने अपने परों को भी फड़फड़ाया तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। तो मुर्गे ने परों को भी फड़फड़ाना छोड़ दिया। जब तीसरा दिन आया तो मुर्गे ने ना बांध दी ना परों को फड़फड़ाया, सिर्फ अपनी गर्दन को थोड़ा सा लंबा किया। सुबह आदमी ने उठ के फिर कहा, और अगर आज तूने गर्दन भी लंबी की तो मैं सुबह तुझे काट के खा जाऊंगा। फिर जब चौथा दिन आया, मुर्गे ने पर बढ़ाए, ना बांध दी ना गर्दन लंबी की, तो आदमी ने सुबह उठ के कहा कि तुझे आज अंडा देना पड़ेगा, वरना मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। तो ये वक्त हमारा भी आने वाला है। मुर्गा ये सोचने लगा कि पहले ही कटना ही था, अगर मरना ही था तो अपने सर को ऊंचा करके, अपनी आवाज को बुलंद करके मैं मरता, छुप छुपा के इस तरह खामोश होकर न मरता। आज मुझे और आपको मौका मिला है कि जालिम हुकूमत के सामने हम हजरत इब्राहिम की चिड़िया बने। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग के अंदर डाला जा रहा था, तो एक चिड़िया अपनी चोंच के अंदर पानी को भर के उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कि तेरी इस मामूली सी कोशिश से, तेरी इस चोंच के अंदर भरे हुए पानी से इतनी बड़ी आग कैसे बुझेगी? तो चिड़िया का जवाब आप अपने दिलों पे हाथ रखकर सुनिए, अपने ज़हन नशीन कर लीजिए। तो चिड़िया ने एक तारीखी जवाब दिया, जो आने वाले क़यामत तक भी अगर वो जवाब कोई ऐसा दे नहीं सकता। तो चिड़िया ने कहा कि कल रोज़े महशर जब अल्लाह मुझसे पूछेगा मेरे खलीलुल्लाह को, मेरे इब्राहिम को जब आग के अंदर डाला जा रहा था तो तू क्या कर रही थी? तुझसे बाकियों का सवाल नहीं होगा, तेरी जद्दोजहद का सवाल होगा। तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो आग बुझी थी कि नहीं बुझी थी।
तुझसे ये पूछा जाएगा कि तू क्यों खामोश खड़ी थी, तूने क्या किया था। तो चिड़िया ने कहा मैं फख्र से कह सकूंगी कि मेरी जितनी ताकत थी, मेरी जितनी इस्तेताअत थी, मैंने उतना काम किया। आज मेरी और आपकी जो इस्तेताअत है, मेरे और आपके अंदर जो हमारी ताकत है, वो वोट की ताकत है। आज 1 लाख के ऊपर मुसलमान इस परभनी विधानसभा के अंदर मौजूद है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक तरफा वोट कीजिए, एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे उम्मत के मोहसिन को, एक ऐसे मिल्लत के उम्मीदवार को जो हर वक्त मिल्लत की फिक्र में, गम में, हर वक्त मैदान में मौजूद है। मैं सालों से मोहम्मद गौस साहब के साथ सफर कर रहा हूँ, मुख्तलिफ धर्मों के अंदर रहा हूँ, आंदोलनों में रहा हूँ, फलाही कामों में, समाजी कामों में, दीनी कामों में मौजूद रहा हूँ। शाहीन बाग में समझता हूँ परभनी के अंदर कोई शख्स इतना नहीं होगा जितना हम लोग घूमे। मुंबई हो, पूना हो, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह जाके हमने शाहीन बागों को खड़े करने का काम किया और लोगों को जागरूक किया कि इस जालिम हुकूमत के सामने नहीं झुकना है। इस जालिम हुकूमत के सामने आप ये ललकार के कहो कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अजीज़ान मिल्लत, अगर आज भी आप नहीं खड़े होंगे तो बहरहाल हमने मकतल से गुजरना होगा। हम बच भी गए तो किसी और को मरना होगा। आने वाली नस्लों को मुसीबत से बचाने के लिए जो कुछ करना है, इसी नस्ल को करना होगा। आपको और मुझे वही करना होगा। आज अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करना होगा। आज लोग कहते हैं कि आने वाली नस्लें आज नहीं बोलोगे तो गूंगी पैदा होंगी। अरे अजीज़ान मिल्लत, अगर नस्लें बचेंगी तो पैदा होंगी ना। आपकी नस्लें ही नहीं बचेंगी। आपको मस्जिदों में मारा जा रहा है, आपको यूपी बिहार के अंदर मारा जा रहा है, आप सुन्नी शिया के नाम पे बढ़ रहे हो, आप अहले हदीस के नाम पे बढ़ रहे हो, आप फला पार्टी फला के कार्यकर्ता के नाम पे बढ़ रहे हो। आप नहनुल उम्मा, एक उम्मत का नारा लेकर मैदान के अंदर आओ। ये सारे जमाने का कुफ्र आपसे लर्ज़ातारी हो जाएगा। आप ईमान वाले हो, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। आलहाज मोहम्मद गौस साहब और बाकी मुकर्रिरीन को भी बात करना है। हम वक्तन ब वक्तन आपके सामने आते रहेंगे और सारी चीजें जो चल रही है, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अपने वोट का, अपने एक वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। कि कल अल्लाह के हुज़ूर आपको गवाही देना है। आपसे पूछा जाएगा कि नबी के गुस्ताखों की हुकूमतें बन रही थी, सरकारें उनका समर्थन दे रही थी, उनका बचाव कर रही थी, मेरे हबीब के ऊपर जुल्म किया जा रहा था, उनकी अजमतों को नीलाम किया जा रहा था, अम्मी आयशा के किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही थी। तो आपको और मुझे रोज़े महशर के अंदर शर्मिंदगी ना हो। आप और मैं अबू बकर सिद्दीक व हज़रत अली के सामने शर्मिंदा ना हो। बस इतना ख्याल रखिए, अपने वोट की ताकत को सही जगह इस्तेमाल कीजिए। अलहाज मोहम्मद गौस साहब को अपना वोट दीजिए। शुक्रिया व आखिर दुआ। जिम्मेदारी से आप काम करोगे तो जरूर बहुत भाई जहन ये 100% से कामयाब होंगे। जब बहुत भाई हमारे बल्दिया के इलेक्शन में जब खड़े हुए थे तो कांग्रेस से उनका इरादा था खड़े होने का, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो बहुत भाई नाराज हो चुके थे। लेकिन हम लोगों ने बहुत भाई से ये कहा कि आप नाराज मत होइए, आप अपक्ष बोल के खड़िए, हम आपको चुनकर लाएंगे। और हमने अपना वादा निभाया और बहुत भाई को अपक्ष उम्मीदवार को हमने बल्दिया में अभी भी बहुत भाई को कोई पार्टी से टिकट नहीं मिला और बहुत भाई अपक्ष बोल के खड़े हैं। तो अपक्ष बोल के खड़े हैं तो आप लोगों का जिम्मेदारी ये है कि बहुत भाई के लिए आप लोग मेहनत करेंगे और बहुत भाई को विधानसभा के अंदर आप खास आमदार होकर उनको भेजेंगे। ये बहुत भाई जो है ये गरीबों के मसीहा है। हमने बहुत नजदीक से देखा है उनको, ये गरीबों की बहुत मदद करते हैं। अभी तो बहुत भाई की जो डिग्री है LLB भी है, माशाल्लाह उनकी जो डिग्री थी वो और बढ़ गई है। और अगर वो चुनकर आए तो आप लोगों के मसले हल होते जाएंगे। तो मेरी सबसे आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप जीत कर लाएंगे। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों,
आपने अवान की हजरात को बहुत गौर से सुना। तमाम हजरात के जज्बात को भी आप समझ रहे हैं। मैं सीधा डायरेक्ट मुद्दे में आके आपको बात करता हूँ। आज तक जो भी इलेक्शन होते हैं, हम सारे लोग मसलियत से काम लेते हैं। मसलियत क्या होती है कि हमें उसको जिता कर लाना है जो हमारा कम दुश्मन है। हमने कभी अपने लिए तो मसलियत नहीं पैदा की कि हम किसी ऐसे लीडर को, ऐसे शख्स को जिता कर लाए जो हमारे लिए मसलत से काम करे। क्या खाली मुसलमान मसलियत से काम लेकर दूसरों को ही वोट डालते रहेंगे? क्या हमारे पास में लीडरशिप नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हमारे पास लीडरशिप है। लीडर को सपोर्ट करना पड़ता है, लीडर का साथ देना पड़ता है, तब उस लीडर के अंदर हिम्मत आती है। आज जिस तरह से आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, यह इस बात की निशानी है कि आप गौर साहब के साथ हैं। आप है ना गौर साहब के? तो लीडरशिप के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, वो क्वालिटीज आज गौर के पास है। आप रिवायती लीडरशिप पर मत जाइए। 25 साल 30 साल से आप देख रहे हैं रिवायती लीडर खड़े रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े रहे हैं, बैठ रहे हैं। इवन हमने उनको 40-40, 50-50 सारा वोट देकर लीडर बनाया, लेकिन उन्होंने उसका भी फायदा नहीं उठाया। हमने लीडर पैदा किए 40-40, 50-50 वोट डालकर उनको, लेकिन उनको उस वोट की अहमियत का पता नहीं है। लीडर बनाए जाते हैं और लीडर आप लोग बनाते हैं। रिवायती लीडरशिप को खत्म कीजिए। पढ़े लिखे समझदार नौजवान शख्स को आप अपना लीडर तस्लीम कीजिए। जब तक आप सही आदमी का चॉइस नहीं करेंगे, आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा। और एक बात याद रखिए, नौजवान जो है, नौजवान ही इंकलाब ला सकते हैं। हमारे जैसे 60-70 साल 75 साल वाले लोग इंकलाब नहीं ला सकते। हम लोग आपको राह दिखा सकते हैं। इंकलाब लाना, तब्दीली करना, ये सिर्फ नौजवानों के हाथ में है। तो जो मेहनत नौजवान कर सकता है, वो बुजुर्ग नहीं कर सकता। बुजुर्ग राह दिखा सकता है, मशवरा दे सकता है, सही चीजों, सही और गलत का आपको फायदा पहुंचा सकता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने लीडर को तस्लीम कीजिए। किसी को भी लीडर बनाइए, उसकी लीडरशिप को तस्लीम कीजिए। अगर आप लीडरशिप को तस्लीम करेंगे तो आपके वजूद कायम रहेगा। आपका वजूद कायम आपको रखना है, आपके वजूद को गवर्नमेंट से तस्लीम करवाना है, तो आपको एक ऐसा लीडर जो आपके महल्ले का, आपके शहर का उठकर खड़े होगा और आपके लिए बात करेगा, तभी आपका वजूद कायम रहेगा। वरना भीड़ में जाकर कोई फायदा नहीं है। भीड़ में लाठीचार्ज होती है, लीडर के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होती। आप लीडर चुनिए और लीडर को आगे करिए, वही लीडर आपको आपके वजूद को कायम रखने में आपकी मदद करेगा। तो देखिए, ये लड़ाई जो है इलेक्शन की लड़ाई जीतने की हारने की नहीं है। इलेक्शन की लड़ाई दरअसल है हमारे वजूद को कायम रखने की, हमारे वजूद को तस्लीम करवा के लेने की हुकूमत से कि हम हैं, हमारे लीडर हैं, हम 1 लाख लोग उसके साथ हैं। ये चीज ही आपको आपके वजूद को, अभी जंग जो है सो ये खत्म हो गई है। ये जंग नहीं है, जंग है आपके वजूद को कायम रखने की। आप मेरी बात को संजीदगी से समझिए कि आपका एक वोट, आपका एक वोट आपके लीडर की को ताकत पहुंचाता है। और इसके लिए हर वो नौजवान को अपने महल्ले में ईमानदारी से और मेहनत से आपको उसके ऊपर काम करना होगा। हमने इसके लिए बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजी तैयार की है। हमारे साथ में एक अच्छी सी टीम है काम करने के लिए। जो भी होगा 4 तारीख के बाद में, हमें बहुत सारे साथ को सपोर्ट करना है और हमें ऐसे लीडर को तस्लीम करना है जिसके अंदर में काबिलियत हो। आप लोग जानते हैं, सारे लोगों को मालूम है ये चौधरी साहब की क्या काबिलियत है, क्या क्वालिटी होती है। मैं तमाम जितने भी हैं मौजूद नौजवान हैं, उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो जो है सो इनके लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़कर काम करें। बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह हम हमारी कोशिश करेंगे, हमारे
वजूद को और हमारे हैसियत को तस्लीम करवाने की। जो हालात चल रहे हैं, ये हालात में सिर्फ एक ही है कि हम आगे बढ़कर हमारे किसी एक लीडर को तस्लीम करें और उसको आगे करें। बात लीडर से होती है, भीड़ से बात नहीं होती। हमें लीडर बनाना है। कि आप परभनी के लोग तय कीजिए कि हम एक लीडर बनाएंगे और उसे भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे और हमारी बातों को वहां से मनवा करेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा सियासी एक तो भाई एक तो भाषण करो नहीं तो इनका हो तो तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं हो रहा। मुसलमानों के जिस तरह से मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिशें रची जा रही है, कई लीडरों को पैसे देकर बिठाया जा रहा है, कहीं से टिकट मैनेज कराए जा रहे हैं। साहब मैं ये देख रहा हूँ और मुझे अफसोस भी हो रहा है और थोड़ी फिक्र भी हो रही है कि परभनी में कहीं ना कहीं लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए। तो गौसैन साहब जो अपक्ष उम्मीदवार है, हमारा काम वोट डालना है और हमारी लीडरशिप को डेवलप करना है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ साहब। मैं गौसैन साहब को पिछले 7-8 सालों से एक अच्छे इंसान के तौर पे जानता हूँ। हम मुंबई में जो इम्तियाज जलील साहब की जो तिरंगा रैली हुई थी, मैं उनके कार में ही मौजूद था उनके साथ में। तो साहब हम जब रैली से वापस आ रहे थे, रात के 11 बज रहे थे और मुंबई के हाईवे पर जो ढाबे होते हैं, वो ढाबों पर पुलिस ढाबों को बंद करा रही थी। लोग भूखे प्यासे सवेरे से जो निकले हुए थे, और रात में जब पूरा मोर्चा हो गया, जुलूस खत्म हो गया, उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो तमाम जो ढाबे थे वो ढाबों पर पुलिस ने कड़की से बंद कराए। ये लोगों को भूखे और प्यासे भेजे, मुसलमानों को जातिवादी तौर पर उन्होंने काम किया। हम लोग एक ढाबे पर रुके, आसिफ पटेल साथ में थे, गौस भाई साथ में थे। तो हम लोग जब ढाबे पे रुके, हमने खाने से जब फारिग हुए तो पुलिस की गाड़ी आ गई। हम लोग बाहर निकले तो पुलिस वाले इतनी तेज रफ्तार से ढाबे में घुस गए और लोगों पर लाठियां चलाई उन्होंने। तो हम लोग गाड़ी में बैठ रहे थे साहब, तो गौस भाई ने वापस गाड़ी का दरवाजा बंद किया और वापस ढाबे के अंदर गए हम लोग। तो यकीन जानिए गौसैन साहब जो मुंबई पुलिस है, वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। वो मुंबई पुलिस के पीआई के आंग पर चले गए मेरे सामने। हम लोगों ने बहुत समझाया कि कानून हाथ में मत लीजिए गौस भाई, लफड़े हो जाएंगे, हम लोग अलग काम के लिए आए। उन्होंने बोले नहीं, लोग भूखे प्यासे हैं और ये दादागिरी से ढाबा बंद करा रहे। उन्हें पता है कि ये लोग जुलूस से लौट कर आ रहे हैं, तो उन्हें वो पीआई के आंग पर चले गए गौस भाई मारने के लिए। आसिफ पटेल ने मैंने रुका है, मैंने वही सोच लिया कि यार आदमी जज्बाती है, ये सियासी आदमी नहीं है। गौस भाई जो है तो जज्बाती आदमी है, और ऐसे ही जज्बाती लोगों को हम लोगों को छूकर लाना है, जो संसद में, विधानसभा में हमारे मुद्दों को रखे, हमारी बात वहाँ पर अच्छे ढंग से पेश करे, और जो है मुसलमानों की एक लीडरशिप जो है तो ये तैयार हो। बस हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप गौस भाई का साथ दें और इंशाअल्लाह उन्हें भारी मतों से चुनकर लाए। बस अपनी बात खत्म करता हूँ। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम बचा दो। इस्लाम की जो पहली जंग थी वो भी तादाद के ऊपर नहीं लड़ी गई। जो जंग बदर थी उसमें 313 मुसलमान थे एक साइड, और दूसरी तरफ से 1000 मुसलमान की 2000 5000। तो हमको अपनी तादाद पे नहीं देखना है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हम 313 से ज्यादा है। हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। गौस सर को मैं मेरी बचपन से पहचानता हूँ। मैं आज तक कोई पॉलिटिशियन के पीछे नहीं घुमा, इवन मैं नगर सेवक के पीछे भी नहीं घुमा। तो मैं गौस सर के रास्ते इसलिए यहाँ तक आया तो उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो एजुकेशन है वो आला है, और हमको अपनी क़यादत करना है, लेकिन चोरों के पीछे नहीं करना है। हमको ऐसे के लिए करना है कि अगर अल्लाह ने हमको पूछा कि तुम किसके पीछे खड़े थे, तो हमको उसका जवाब देना है।
तो मेरा सबसे यही एक गुजारिश है कि वोट के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करें और अपने मिली जज्बे को वोटिंग के शक्ल में जाहिर करें। ठीक है, इतना फाइनेंस वाले के ऊपर हमला हुआ क्योंकि ये प्राइवेट फाइनेंस वाले आपके बच्चियों के नाम पे ज्यादा खर्च तो देते हैं और वो खर्च की अदायगी ना होने की शक्ल में चंद आपके बच्चियां ऐसे रास्ते पे लग रहे हैं जहां पर न इज्जत बची, जहां पर न व्यापार बचा, न जहां पर घर बचा। इस पॉइंट हमने प्रोग्राम तैयार किया है। रहीम सर, एडवोकेट आसिफ साहब, डॉक्टर साहब सब मिलकर मैं बता आपके सामने क्या दिया हूँ आपको, मगर मेरे पीछे हमने बहुत मनज़म तरीके से हमने बहुत सी प्लानिंग की है। 30 पॉइंट प्रोग्राम हमने बनाया है। जाहिर सी बात है कि मेरे बहुत सामने जाऊंगा तो नामों से रिसालत के खिलाफ में जज्बे में वो मुझे उड़ाएंगे, मगर हमको दूसरे मीडिया के सामने नहीं जाना है। हमको लोगों को भी बोलना है कि भाई आपको तकलीफ हो रही है, आपने अल्लाह का यकीन मानिए, अगर विधानसभा में खुदा ना खाता नहीं जा सका तो आप लोगों की वोट की ताकत लेकर विधानसभा के बाहर लड़ूंगा और अंदर वालों को ये बताता रहूंगा कि तुमने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए अभी तक कुछ कानून नहीं बनाया और तुमको शर्म आनी चाहिए और ये कानून बनना चाहिए। दूसरी बात, जब भी कोई आपके पास तीतर, आपको मालूम है ना तीतर का वाकया, पूरे दुनिया में एक ऐसा जानवर और परिंदा है तीतर जिसका शिकार करने के लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं है। वो तीतर में से 2 बड़े तीतर को वो शिकारी लेके जाता है, वो तीतरों को ट्रेन करता है, बाद में वो तीतरों को खिलाता उनको जो चाहिए वो देता, किसी को जमीन चाहिए, किसी को क्या चाहिए वो सब देता और उनको वापस तीतरों में छोड़ता, ये बोलने के लिए कि जा एक ही बात करो, साहब अच्छे हैं, साहब लाख से चुन क्या है, साहब 1.5 लाख से चुन क्या है। अबे कहां से क्या नेपाल से उतर लेगा? 1.5 लाख से चुन क्या है। अभी तीसरे नंबर का कैंडिडेट है तुम्हारा चॉकलेट सम्राट, हिंदुओं में से आधे दरवाजे बंद है उसके लिए। आपको क्या लग रहा है मुसलमानों के कैंडिडेट को खरीदने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसको ये मुसलमानों के हाथ में उसको चॉइस नहीं देनी, मुसलमानों के हाथ में उसको ये वो देना ही नहीं है कि वो किसी को वोट करे, लास्ट में आपको उसको वोट करना है। तो वो तीतर आज मार्केट में सरगर्म है, वो तीतर क्योंकि अच्छा खा रहे हैं तो उनका एकदम चेहरा भी आपको टमाटम दिखता होगा, बज़ाहिर काले होंगे मगर आपको अच्छे दिखते होंगे, तरोताजा दिखते होंगे। आएंगे वो आपके सामने कौम और मिल्लत की बात करेंगे, आपके सामने वो मजहबी बात करेंगे, मगर उनके अंदर के तीतर को पहचानिए और उनको ये याद दिलाइए। मेरी दूसरी पॉइंट कि तीतर, अगर तेरा बच्चा एटीएस में झूठे इल्जाम में अगर जेल में बंद होता तब भी क्या तू इस राहुल पाटिल की तरफदारी करता? तीसरा मुद्दा इसलिए मैं लड़ना चाहता हूं कि इसने जो खरीद और फरोख्त का माहौल शुरू किया है, इस माहौल को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके वोटों की अहमियत खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दरवाजे पे आपके घर में बैठी हुई बच्ची के लिए कोई खरीदार आ जाए और आपके हाथ में उतनी ताकत ना हो कि आप उसको रोक सकें। आज दलित समाज इतना गुस्से में है कि जितनी बातें वो एक कैंडिडेट के लिए कर रहा है, यकीन मानिए उसके दिल में वो कैंडिडेट के लिए नहीं पूरे कौम के लिए क्वेश्चन मार्क है, पूरे कौम के लिए वो उंगली उठा रहा है और उसका सही है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे नाम पे भरोसा करके तुम्हारे पीछे ताकत देने का इरादा किया। आज वो उंगली आपके ऊपर भी उठ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आज आपके बोलने पे खड़े हो जाऊं और कल आप मुझे ही कहानियां बनाते फिरो, ये गौस भाई नहीं हो सकता, हम कम है, फला दीकर ने ये बोला है कि ये ऐसा हो सकता है, फला की बटेर ने ये बोला है कि ये नहीं, कैलकुलेशन बराबर नहीं है। बताइए, मैं आप लोगों के लिए आज कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मुझे घुट घुट के मरना पसंद नहीं है, मुझे एक ही बार मरना। कोई और डिवाइड नहीं होगा। 10 कैंडिडेट रहने दो आपके सामने, जैसा मैं आपके सामने मेरी बात कर रहा हूं वैसा सब लोगों को बुलाइए, सब लोगों को कसम दिलाइए और
उनसे ये पूछिए कि तुमको अगर ताकत दी गई तो क्या तुम उम्मत मुस्लिमा की ताकत बनोगे? मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, उनके सामने बात करने के लिए तैयार हूँ। मगर ये बात मत कीजिए कि 4 कैंडिडेट खड़े रह गए, 5 कैंडिडेट खड़े रह गए, अब वोट का बंटवारा होगा, और ये तो आपको डिसाइड करना है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बात करेगा, एक महल्ले वाला दूसरे महल्ले वाले को बात करेगा, एक इमाम को मस्जिद का इमाम दूसरी मस्जिद के इमाम से बात करेगा, एक महल्ले का जिम्मेदार दूसरे महल्ले के जिम्मेदार से बात करेगा, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बात करेगा, एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार से बात करेगा, और ये बनी मन में फैसला बनाएगा कि जिसको भी वोट दो वो मुसलमान रहे, और वो जिसको वोट देंगे आप सब एक ही जगह वोट देंगे। यकीन मानिए 25 साल पहले परभनी विधानसभा के लिए जंग क्या हुआ करती थी कि मुसलमान आएगा या मराठा आएगा, 50% चांस था। उस वक्त में आपको जानकर ताजुब होगा कि जब शमीम अहमद खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, उस वक्त में मुसलमानों की तादाद 36,000। वो 36,000 में उनको यह खदशा रहता था कि मुसलमान चुन के आ सकता है, जैसे रहमान खान साहब चुन के आए। आज वो लड़ाई नीचे जाते 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 इस लेवल पे पहुंच गई है कि चुन के आ ही नहीं सकता। और आज हमने अगर किसी को लड़ने के लिए नहीं चुना तो कल की लड़ाई ये होगी, कल आपके सामने ये बात आएगी कि कोई लड़ ही नहीं सकता। मैं आपको मोगरा की एग्जांपल देना चाहूंगा। मोगरा मुंबई में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा की, जहां पर 80% आबादी मुसलमानों की है, और वहां पर बदकिस्मती की बात यह है कि 25 साल से एक गैर मुस्लिम आदमी वहां पर आमदार बन रहा है, और आपके कमसिन बच्चों को, 18 साल के बच्चों को, 20 साल के बच्चों को और बच्चियों को नशे का आदी कर रहा है। आज तुम में इतनी हिम्मत नहीं है वहां पर कि उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, आवाज उठाओ और चुन करो। क्यों? क्योंकि हिमायत पैसों में बिकती थी, किसी और पार्टी ने पैसे लेके किसी कमजोर कैंडिडेट को खड़े कर दिया, और उसके सामने मुसलमानों के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि मजबूरी में उसको वोट किया। क्या आप दूसरा मुमरा होना चाहते हैं? मुझे तो यकीन है कि कोई मुसलमान पैसे लेके वोट नहीं देता, मुझे यकीन है इस बात। और आज के माहौल में तो नहीं, क्योंकि जो मुसलमान पैसे लेकर वोट देगा वो अपने नबी के लिए वफादार नहीं रहेगा। क्योंकि ये लड़ाई हमारे तरक्की की नहीं है, ये लड़ाई मेरे उस घर के लिए नहीं है जहां पर 2 मंजिलें बनी है, उस पर तीसरी मंजिल पे नहीं जाए। ये लड़ाई उस महल्ले की नहीं है जहां पर रोड नहीं है, उस रोड की बनाने के लिए नहीं। ये लड़ाई इस बात की है कि हमारे नबी के शान में इसलिए गुस्ताखी की, उसको सजा कैसे दिलाई जाए, और ऐसे गुस्ताखों को इस काम से कैसे बचाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए कि वो कानून में ऐसा प्रोविजन हो कि जिसने भी गलत बयानी से काम लिया उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके ऊपर मेरी निवेदन ये है कि आप जब भी वोट डालेंगे ये 3 चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज कि आपको वोट उस ताकत को जाएगा, मैं विधानसभा में जाऊं या ना जाऊं, मेरी जिंदगी जब तक है तब तक ये कानून के लिए मैं आप लोगों की ताकत लेकर लड़ता रहूंगा। क्वेश्चन से वो इम्पोर्टेंट है। आज हमने सब पार्टियों के लिए, सब पार्टियों के आमदारों से हमने मिले, तकरीबन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 से ज्यादा आमदारों से हम मिले। हमने उनको एक रिक्वेस्ट की कि भाई आप एक वीडियो बना दो, एक वीडियो बना के ये बोल दो कि मुसलमानों तुमने हमको वोट दिया, तुम हमको आगे भी वोट देने वाले हो, हम कुछ नहीं तो नहीं, हम तुम्हारे महल्ले में रोड नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारे महल्ले में नाली नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारे स्कूल अच्छे नहीं करेंगे, हम तुम्हारे लिए तहसील ऑफिस में बात नहीं करेंगे, तो ना सही कम से कम हमारे नबी के शान में गुस्ताखी से रोकने के लिए एक कानून बना दे। मैं आज भी बोलना चाहता हूँ, कल सुबह 10 बजे तक राहुल पाटिल अगर पूरे हिंदुओं को जमा करके हिंदुओं के सामने अगर ये ऐलान करता है कि अगर मैं विधानसभा में जाने के बाद ही अगर रामू से रिसालत के खिलाफ में कानून बनाऊंगा तो मैं आप लोगों की सत्य गवाही में पीछे हटने के लिए तैयार हूं। किस बेशर्मी की बात कर रहे हैं? कौन सी बेशर्मी है आपकी कि तुम इलेक्शन से पहले इलेक्शन लड़ना चाहते हो? तुम्हारी ये हिम्मत तो नहीं हुई कि लोगों के सामने जाए, लोगों को ये बोले कि 10 साल में मैं निकम्मा साबित हुआ, 10 साल में ना मैं तुम्हारे शहर को खून से बचा सका,
ना तुम्हारे शहर को मैं कोई तरक्की दे सका, ना तुम्हारे शहर में अच्छे रोड बना सका, ना तुम्हारे शहर में कोई सनत ला सका ताकि तुम्हारे बच्चे वहां पर जाए और रोजगार हासिल करे और हलाल की रोटी कमाए। अच्छा तो ये होता कि आप पार्टियों को मैनेज करने की बजाय लोगों के सामने आके हाथ जोड़ते उनसे और उनको ये बोलते कि 10 साल में मेरी गलती हो गई, 10 साल में मैं नफरत में था, आने वाले 5 साल अगर आप तोहफा देंगे ईमानदारी से तो मैं आपके लिए काम करूंगा। आपके पास पैसे हैं तो आपने पैसों का रोजगार लगाना शुरू किया, यकीन मानिए मेरे पास ईमान की ताकत है, मेरे पास ईमान वाले लोग हैं, मैं ये ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और ये कौन सी बात हो गई कि तुम हर बात को पैसों में बोलते हो। अच्छा होता कि माजी लोगों को बिठाते, मगर इज्जत से बिठाते बेचारे को उसको ये बोलते कि हम तुमको एमएलसी देंगे, हम तुम्हारे मुस्लिम समाज में किसी एक आदमी को आप लेकर आओ, हम एमएलसी देने के लिए तैयार है, मैं उसके लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। शख्स के हिसाब से मोहम्मद गौस को नहीं चाहिए, किसी मुस्लिम को चाहिए। महापौर की भी जब बात हुई थी तो सबसे पहले आवाज यही उठाया था मैंने कि आप कांग्रेस के आदमी को महापौर बनाए। जब उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई तो फिर मैंने अपना नाम पेश किया। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं लड़ूं या मैं भी बिक जाऊं। लड़ो सर आप। हाँ बताइए, मुझे आखिर तक आपका साथ चाहिए। मुझे वो खुदगी की बात नहीं चाहिए कि हम जीत नहीं सकते, हम हार नहीं सकते। आप मुझे 5,000 वोट दो या मुझे 50,000 वोट दो, मेरी जीत हो या मेरी हार हो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के बीच में काम करता है। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, छुप छुपा के कहीं खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं मार्ग पर मुझे उन सबको मैं तलाश कर। परभनी विधानसभा में 1,07,242 वोट। अगर गफलत से गफलत भी मुसलमान पकड़ा जाए, क्योंकि आज अगर 5 साल अगर आप रास्ते पे धरना देते हैं, अगर आप 5 साल अगर रास्ते पर जाकर अगर एजुटेशन करते हैं, अगर आप 5 साल कलेक्टर ऑफिस के सामने उसके दरवाजे बंद करके लॉक भी लगाते हैं, तो उससे बड़ी ताकत है कि 5 साल में एक बार आपको वो बटन मिला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कोशिश की वजह से और हमारे जो आइम्मा इकराम है उनकी कोशिश की वजह से। मत भूलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को कि उन्होंने हमारे हक के लिए क्या आवाज उठाई थी। ये जो बटन है वोट दबाने का, ये 5 साल में आपको एक बार आता है, मगर याद रखिए ये एक बटन आपके आने वाली 5 साल की जिंदगी तय करता है। आप क्या उन लोगों को आप वोट देंगे जो लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ जिसने बात की उसके बारे में करा तक नहीं? ठीक है, आप उसको मारते नहीं, आप उसको रोकते नहीं, कम से कम कानूनी कार्रवाई कर लेते, कम से कम विधानसभा में ये पास कर लेते कि भाई ऐसी जो बातें हैं सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं, जितने भी महापुरुष हैं यहाँ के उनके खिलाफ भी बात ना हो। क्यों माहौल बिगाड़ा जाए? देखिए हम किस सियासत में फंसे हुए हैं पिछले 15 साल से। 20 साल पहले हमारे अइम्मा इकराम दिल्ली में बैठकर सरकारों से ये बातें किया करते थे कि मुसलमानों को तरक्की में ये हक मिला नहीं, मुसलमानों की विधान परिषद में इतनी हमारी जो तादाद कम है, हमारे लोकसभा के उम्मीदवार चुन के नहीं आते तो आप उनको राज्यसभा में लेना जरूरी है। ये 25 साल पहले की बात हुआ करती थी। आज आपके सामने क्या बात है? जिंदा रहने को आप जीना समझ रहे हैं? क्या आप इस बात के लिए वोट करेंगे सेक्युलर पार्टी को कि वो आपके हिफाजत का जिम्मा ले रही है? कहां से हमारा सफर कहां पर आ गया? कल की न्यूज है यूपी की कि आप अगर जय श्री राम नहीं कहेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। कहां तक किसी न किसी को तो रोकना चाहिए इस चीज। ये जो गूंगे बहरे सेक्युलर लीडर है, ये आपकी कौम की, ये मिल्लत की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जहन में कौम और मिल्लत नहीं है। ये एक वोट देने वाली मशीन है, जिसको डराओ, जिसको धमकाओ, उसको ये एहसास दिलाओ कि अगर वो हमको वोट नहीं देंगी
तो वो दूसरा जो उधर जो खड़ा हुआ है वो आपको आके मारेगा। बाद में पता चलता है कि 60% कांग्रेस की आज बीजेपी में। बताइए आपने अशोक चौहान को ताकत दी कि नहीं? कितने बार वो परभनी में आए, जब भी आए आपने वोट किया कि नहीं कांग्रेस को उसके बोलने पर? आज वो कहां पर है? और मैं आपको एक अंदेशा बता रहा हूं, मेरा अंदेशा ये है कि इलेक्शन होने के बाद फौरी तौर पर उद्धव ठाकरे वापस अपने घर वापस भी जाएगा, वापस बीजेपी से मिलेगा वो। और उस वक्त में हमको 5 साल रोना और सर पीटने के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं रहेगा कि हमने तो गफलत में चंद जो सिक्के में बिकने वाले इनकी जो तोते और तीतर है उनके बोलने पर हमने कर दिया वोट और अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। मेरा अंदेशा है ये, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मगर मेरा पिछला अंदेशा सही हुआ था। पुराने मरकज में मीटिंग हुई थी लोकसभा के लिए, जब विटेकर खड़ा हुआ था राष्ट्रवादी की तरफ से और बंडू यादव खड़ा हुआ था शिवसेना की तरफ से। पुराने मरकज की मीटिंग थी। उस मीटिंग में सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी थी, मैंने अपनी बात रखी थी। वहां पर मैंने ये कहा था उनको कि आप अगर विटेकर को वोट करने की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप क्या ये जमानत ले सकते हैं कि आने वाले 5 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना से हाथ नहीं मिलाएगी? मेरे जहन में कुछ नहीं था, बड़ा साफ था, मेरे मुंह से बात निकल गई मस्जिद में। हुआ ऐसी कि 6 महीने के बाद राष्ट्रवादी और शिवसेना एक हो गई। लोकसभा में आपने उलमा इकराम के बोलने पर, आइमा इकराम के बोलने पर, हमारे मुफक्किरीन के बोलने पर, हमारे जिम्मेदारों के बोलने पर हमने एक साथ लोकसभा में शिवसेना को वोट किया। उसके बाद ये 1.5 साल में 4 हादसे की बात करूंगा मैं। वैसे तो बहुत हादसे हुए मगर 4 हादसे आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला हादसा सातारा में घर जलाए गए, वहां के लोगों को मारकर भगाया गया। सातारा शरद पवार का गढ़ है, उनके कान में जू नहीं रही। सातारा से 65 किलोमीटर दूर पर पृथ्वीराज चौहान माजी मुख्यमंत्री रहता है, उसके कान में जू नहीं रही। और जहां घर जलाए गए हैं वहां से आधा किलोमीटर के दूर पे वो उस वक्त के राजा का बेटा उदयराज वहां पर रहता है, उसके भी कान पे जू नहीं रही। वो होने के बाद में विशालगढ़ का हादसा हुआ। विशालगढ़ की मस्जिद की बेहरमती की गई, विशालगढ़ की मस्जिद के मीनारों को तोड़ा गया, विशालगढ़ के मस्जिद के अंदर के मिंबर को तोड़ा गया, विशालगढ़ के अंदर जाकर कुरान को जलाया गया। आपके कान में जू नहीं रहेगी उस वक्त में। उसके बाद में वक्त तरमीमी बिल आया। हमने तो पूरे मुसलमानों ने महाराष्ट्र में एक होकर सेक्युलर पार्टी को वोट किया था। उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे भी शामिल थी, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी और उसमें राष्ट्रवादी भी शामिल थी। शिवसेना के 9 के 9 एमपी, आप वीडियो उठा के देख लीजिए। जिस वक्त में वक्त तरमीमी बिल पेश किया जा रहा था, जिस वक्त में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिसीजन लिया जा रहा था, ये 9 के 9 गधे, जिसमें अपने यहाँ का गधा खासदार भी शामिल है, वो बाहर गया हुआ था। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरे 9 के 9 लोगों को हाजत एक साथ हो? कब तक बेवकूफ बनाएंगे आप? कब तक हमारा खून चूसेंगे? कब तक हमको डराएंगे? और उससे बचने के लिए हमको बिना मुआवजे के, मैं हमारे आइमा इकराम पर, हमारे मुफक्किरीन पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं उनकी ईमानदारी सलाखों पर, मगर इनकी बेईमानी के बारे में कुछ सोचना जरूरी हो गया। आज क्या आप भूल गए 7 साल पहले जिस राहुल पाटिल की आज हवा गुल है, उसने हमारे 4 बच्चों को क्या बोलकर जेल में बंद किया था? आज 4 में से 3 बच्चे आज भी जेल में बंद हैं। आप बताइए, अगर उस बच्चे के बाप होते आप, अगर उस बच्चे के भाई होते आप, अगर उस आपके घर में जाके पूछिए आपकी अहिल्या से कि अगर वो बच्चे की अगर आप माँ होती, अगर आप बहन होती, तो क्या आप फिर भी इसको और देने का सोचते? तो फिर क्यों? तो आपका बच्चा अलग और दूसरे का बच्चा अलग है। क्या आप उस वक्त का इंतजार करेंगे कि आपका बच्चा एटीएस में पकड़ के ले जाया जाए, तब आपका खून खोलेगा और तब आप इस शानदार के खिलाफ में बात करेंगे? क्या हो गया है आपको? अगर बिकना है तो सबसे बड़ी बोली मेरी लगेगी आज, क्योंकि अगर मैं आज बैठता हूं तो ये सियासत का खेल परभनी विधानसभा का खत्म है। आपके खुदारी के बीच
और उनके खरीदो फरोख्त के बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे चुना, अल्लाह ताला ने मुझे चुना खड़े रहने के लिए। मैं खड़ा रहूंगा, मैं लड़ूंगा इस जालिम आमदार से और इसको ये बताऊंगा कि जिन बच्चों को, मासूम बच्चों को तूने जेल में डाला है, उन मासूम बच्चों की तुझे बद्दुआ लगेगी। और इंशाअल्लाह विधानसभा में जाने के बाद इसने झूठ बोलने के जुर्म में इसको मैं वापस कटहरे में लेकर आऊंगा और इसको सजा दिलाने की कोशिश करूंगा। क्या हो गया है हमारी गैरत को? एक पार्टी आपको टिकट देती है, साथ में आपको 15 से 20 हजार वोट देती है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। वो पार्टी ऐसी है, वो कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं कि आप अगर उनके पास नहीं जाएंगे बे तो वो आपको वोट करेंगे। फिर भी आपके दिमाग में ये खुराफात आती है कि नहीं, मुझे अगर चंद पैसे मिल रहे हैं तो मैं बिक जाऊं। अरे थोड़ी देर के लिए सोचा होता, अगर बिकना ही था तो टिकट फॉर्म भरने से पहले बिक जाते, पता नहीं चलता। बहुत से लोग पहले ही बिके हुए हैं, आपको पता नहीं है। बहुत से लोग 3 महीने पहले कितने लोग उछल रहे थे इलेक्शन में खड़े रहने के लिए, कितने लोगों के नाम आ रहे थे। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता गया वैसे वैसे उनके सौदे होते गए, वैसे वैसे उनके मामला सेट होते गए। किसी को जमीन की फिक्र, किसी को अपने स्कूल की फिक्र, किसी को किसकी फिक्र। आप अपने तौर पे उसके पहलू में जाते रहे और इलेक्शन से बाहर होते रहे। क्या 1,07,000 मुसलमानों के लिए एक आदमी खड़े नहीं रह सकता? कौम ने 40 साल गवा है कि कौम ने किसी गैर को वोट किया ही नहीं विधानसभा में, नहीं किया। मैं बात करता हूँ ऐसा है, कौन से आप शुरू कीजिए वहां से, उसके बाद में शमीर खान साहब को आप देखिए, उसके बाद सज्जू लाला को देखिए, उसके बाद लियाकत अंसारी साहब को देखिए, उसके बाद मिर्जा लाला को देखिए, उसके बाद मैं और अली खान दोनों मिला के देखिए। कौम ने तो हमेशा अपने नुमाइंदों को ही चुनने की कोशिश की है, मगर हमारे वोट का मोल क्यों नहीं ये किया गया? जो आदमी 5 साल पहला ऐसा कैंडिडेट हुआ आपके सामने जो मुसलमानों की तरफ से दूसरा विधानसभा लड़ रहा हूं। हर आदमी ने पहला इलेक्शन लड़ा, अपना कद ऊंचा किया और अपने हिसाब से अपने कुर्सी पे बैठ गए। मिलत के लिए कौन लड़ेगा? मैं कब तक अपनी कुर्सी के लिए देखूं? मैं ये कब देखूं कि मुझे महापौर बनाएगा कौन? मैं क्यों ये देखूं कि मुझे महापौर कौन बनाएगा? मैं ये क्यों देखूं कि मुझे किसी बॉडी का अध्यक्ष बनाया दिया जाएगा? मैं नहीं देखता। मैंने कांग्रेस के लोगों से मीटिंग की, मैंने उनको ये बोला कि आपके पास मिर्जा लाला है, आपके पास जानू भाई है, आपके पास पाशा कुरैशी है, आपके पास और भी दूसरे मुस्लिम जो रहनुमा है वो है। आप मुझे मत दीजिए महापौर का पद। आप एक काम कीजिए, आपके अंदर से जो मुस्लिम भाई आगे आना चाहता है आप उनको महापौर का पद दीजिए, मैं उनके साथ बगैर किसी मुआवजे के खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन उन्होंने 2 दिन मांगे। 2 दिन के बाद देशमुख साहब मेरे सामने आए, वरपुरकर साहब, उन्होंने ये मुझे बहुत ही एकदम मीठे अंदाज में ये कहा कि हमने आपकी बात को सुना, आपकी बात को हमारे लोगों तक पहुंचाई, मगर सब जो मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स हैं उनका ये ख्याल है कि साहब की बीवी को महापौर बनना चाहिए, ना कि किसी मुस्लिम को। तो मैंने कहा कि अगर आपके कांग्रेसी मुसलमान अगर महापौर बनने से अगर डरते हैं तो ये भाई भी है, ये भाई महापौर बनने के लिए तैयार है। जितना मुआवजा मुस्लिम कॉर्पोरेटर को दिया जाएगा उससे डबल मुआवजा जो गैर मुस्लिम कॉर्पोरेटर है हम उनको देने के लिए तैयार है। तो बात सुनी नहीं गई, बात नहीं सुनी गई, तो फिर हमने अली जनाब बाबा जी साहब के साथ राब्ता कायम किया। उन्होंने मेरे बात पे लब्बे की कि हाँ मुस्लिम कॉर्पोरेटर ज्यादा है तो आपको महापौर बनने में हम आपकी गिरोजान से मदद करेंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने मुझे अपक्ष फॉर्म भरने लगाया महापौर का और अपनी पूरी ईमानदारी से उनके जो 23 नगर सेवक थे जिसमें हमारे अब्दुल जावेद साहब भी थे यहाँ के, उन्होंने वोट किया और बाकी सब लोगों ने वोट किया और हम सेकंड नंबर पर आए। बात यहाँ तक नहीं रुकी, बात सिर्फ हार जीत की नहीं है। मैं इसलिए बात ये पीछे की करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर बात हार की होती तो मैं 5 साल पहले हार चुका था।
बात वहां पर रुकी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे महल्ले से प्रभाव से ताकत दी। मैंने महापौर का इलेक्शन लड़ा, मैंने महापौर का इलेक्शन लड़कर हिम्मत जुटाई तो मैं लीडरशिप में आया। लीडरशिप में आया तो उसके 2.5 साल के बाद में जब विधानसभा का इलेक्शन आया तो विधानसभा के इलेक्शन में मैंने सबसे पहले दरवाजा खटखटाया MIM का, क्योंकि मैं गैरों की गुलामी करने का आदी हूँ नहीं, ना मेरा वो मिजाज है। अल्लाह ताला मुझे जिंदा रहने के लिए, इज्जत से रहने के लिए जितनी रोजी रोटी दे रहा है मेरे लिए वो काफी है और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे अल्लाह के अलावा किसी के सामने उसके दर पे जाके ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है, आप मुझे 10,000 या 20,000 रुपए दे दो। तो मैंने वहां पर विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए MIM से बात की। MIM ने बोला कि ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, आपका माहौल भी अच्छा है, आपके साथ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, हम आपको टिकट देते हैं। मगर फिर वही जो सौदेबाजी शुरू हुई और उस वक्त में हमारा टिकट कटा। टिकट कटने के बाद हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ के पास जाकर उनको संपर्क किया। उन्होंने बायोडाटा देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको टिकट देंगे, आप लड़िए, आपका समाज आपके साथ हो या ना हो, मेरा समाज आपके साथ जरूर रहेगा। और यकीन मानिए मुझे 25,000 जो वोट मिले थे उसमें से 13 से 14,000 वोट उस दलित समाज के थे जिनको ना मैं ठीक से जानता था, जिन तक न मेरी शख्सियत पहुंची थी, जिनको ना मैं कभी मिला हूं। आप लीडरशिप बनने के स्टेजेस को देखिए और सोचिए, एक दूसरी कम्युनिटी के लोग, एक दूसरे जात के लोग आपको, आपके बच्चे को सिर्फ इसलिए वोट कर रहे हैं कि उनके बड़े लीडर ने ये कहा है कि नहीं ये लीडर बन सकता है, इसके ऊपर आप ताकत रखिए। हम बढ़ गए, मुझे तो बोला गया था कि MIM यहाँ पर नहीं लड़ेगी, फिर मक्कारी करके मेरा टिकट इधर से फाइनल होने के बाद किसी और को मेरे पीछे लगा दिया गया। उसका सिर्फ यही काम था कि मेरे वो डिवाइड करो, बोले कि पीछे घोड़ा लगाओ और अब मुसलमानों को वहीं पर रोका जाए, क्योंकि उनको डर था, अरे पढ़ा लिखा है, अकेला है, आगे बढ़ गया तो फिर हाथ नहीं आने वाला। मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तुम्हारे डरने से रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं हूँ। विधानसभा में जो होना था वो हुआ, उसके बाद 5 साल में बहुत सी मुसीबतें आई, बहुत से मरहले आए। आप मुझे बताइए कितने मरहले आए? मॉब लिंचिंग हुई, लोगों को रास्ते पे मारा गया, क्या कोई सेक्युलर पार्टी ने आवाज उठाई? आपके घर में घुसने की बात हुई, आपकी मस्जिदें तोड़ी गई, आपके मस्जिद में घुसने की बात हुई, कोई आवाज उठाया? आपके ट्रिपल तलाक का कानून, आपके घर में झांकने की कोशिश की गई, आपके शरीयत को तोड़ने की कोशिश की गई, आपकी शरीयत को तोड़ा गया, किसी सेक्युलर पार्टी ने आवाज उठाई? वक्फ प्रॉपर्टीज, कहा जाता है कि एक बार जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम हो गई वो ता क़यामत तक सिर्फ अल्लाह के नाम रहेगी। तुमने अल्लाह की जमीनों पे मंदिरें बनाए, तुमने अल्लाह के मंदिरों पे स्कूल बनाए, तुमने अल्लाह के मंदिरों पे अपने खुद के बंगले बनाए। हमारे ये चंद मुनाफिकों ने चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए उन जमीनों को गैरों के सुपुर्द कर दिया, तब भी तुम्हारे कान पर जू नहीं रही। तुमने हमारा निवाला छीना, तुमने मजहब के नाम पर नाम पढ़कर तुमने हमको बिजनेस देने का तय किया, हम खामोश रहे। सेक्युलर पार्टी हमसे ज्यादा खामोश रही। बात इस हद तक ठीक थी, चंद मुसलमान मारे गए, चंद घर उजाड़े गए, चंद बुलडोजर चले, फिर भी ठीक है। तुमने हमारे उस नफ्स को तुमने छेड़ने की कोशिश की जिसके लिए मुसलमान जिंदा है और जिसको बचाने के लिए मुसलमान 100 बार मर सकता है। तुमने हमारे नबी के ऊपर उंगली उठाई, तुमने हमारे नबी के खिलाफ में ऐसी बातें कही। मैं बीजेपी और शिवसेना को जितना गुनहगार मानता हूँ उतना ही गुनहगार मैं मानता हूँ ये सेक्युलर पार्टियों को, क्योंकि अल्लाह के अहकाम में जुल्म करना अगर जालिम कहलाना है तो जुल्म को खामोशी से देखना भी जालिम का साथ देना। शरद पवार, एक बच्ची का रेप होता है, रेप हुआ, बहुत बुरी बात हुई, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत एक शहरी मैं उसका निषेध करता हूँ। एक बच्ची का रेप हुआ तो तुमने पानी में भीगा, तुम्हारी बच्ची पानी में भीगी, उद्धव ठाकरे ने पानी में भीग कर धरना किया, यहाँ पर नामों से रिसालत पर उंगली उठाकर तुमने हर उस मुसलमान के जहन का रेप किया और तुम्हारे कान तक बेजूम तक नहीं रहेगी।
कौन है जो आपका आवाज उठाएगा? मैं आज भी पीछे हटने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी 1 रुपए के। राहुल पाटिल यहाँ पर आ जाए और कसम उठाए कि वो विधानसभा में जाकर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसके आंखों नाराज हो जाएगा। तुमने आज भी इस इलेक्शन में हम एमआईएम के पास गए, एमआईएम ने फिर ताकर हमने इम्तियाज जलील ने आवाज उठाई कि हम नामों से रिसालत के लिए हम रैली निकालेंगे, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हुई है उसके खिलाफ हम ताकत बन के लोगों को बताएंगे, हुकूमत को बताएंगे कि हम एक है। हमने उनका ताकत से साथ दिया, वहां पर गए, वो उसका हमको रिजल्ट भी निकला। उसके बाद उनके साथ बहुत सी मीटिंग भी हुई। अनवर भाई उस बात के शाहिद है, हमको वादे भी किए गए, हमको बोला भी गया कि हाँ ठीक है दिया जाएगा। फिर बाद में तुम्हारा अचानक सौदा हो जाता है, किसी से पता चलता है कि 1 करोड़ पहुंचाएंगे, किसी को पता चलता है, किसी से पता चलता है कि 2 करोड़ पहुंचाएंगे और टिकट रोकने की कोशिश की थी। आप टिकट कितना भी रोको, मैं रुकने वाला नहीं हूं। हम आपके साथ में सर। शुक्रिया। अब आइए आप परभनी की तरफ। ये तो हो गया सियासी सफर। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे लड़ने वालों की सफों में रखा। आप लोगों का बेहद मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपकी ये छोटी आवाज पर जो हमने ये मशवरे की जो महफिल सजाई है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। जैसा कि सदर साहब ने बताया, ऐसी सफर बहुत ही इत्तेफाक से हुआ है शुरू। मैं आप लोगों के सामने ये एक दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा सोच के सियासत में आया हुआ शख्स नहीं हूँ कि पिछले 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मेरे छोटे भाई इमरान को सियासत का शौक था, जज्बा था। उसने महापालिका में अपने आप को नुमाइंदा बनाने के लिए कोशिशें शुरू की, लोगों के बीच में जाना शुरू किया, महल्ले में मीटिंग्स ली, प्रभाग में मीटिंग्स ली और जब फॉर्म डालने का वक्त आया, हमने कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया, हमने राष्ट्रवादी का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद में कोई दरवाजा हमारे लिए नहीं खुला। हम थोड़ा मायूस हुए। सदर साहब ने और महल्ले के और प्रभाग के सभी लोगों ने ये कहा कि पार्टियों के दरवाजे आपके लिए बंद है, हमारे दरवाजे नहीं। अब उसके बाद ये हुआ कि जब फॉर्म भरने की बारी आई तो इमरान ने मेरे अहिया का फॉर्म भरा, आलिया अंजुम मोहम्मद गौस। जैसे ही लोगों के सामने आलिया अंजुम मोहम्मद गौस आया, बाकी सब नाम रह गए बाजू में और वो मोहम्मद गौस ही आगे गया और महल्ले से ताकत मिली। हमने बहुत ही ज्यादा मार्जिन से यहाँ पर कामयाबी हासिल की। अनवर खान साहब जो पीछे बैठे हैं वो भी इस बात के शायद हैं कि हमने इलेक्शन कैसे लड़ा और किस मुद्दों पे लड़ा। उसके बाद 3 दिन के बाद में मुझे एक मौका आया। वो मौका ऐसा था, अल्लाह का करना ऐसा था कि जिन लोगों ने मेरे लिए दरवाजे बंद किए थे वो लोगों को मेरे दरवाजों के पास आना पड़ा। उन्होंने मुझे ऑफर किया, किसी ने 50 लाख का ऑफर किया, किसी ने 75 लाख का ऑफर किया, किसी का बेटा मेरे घर पर 1 करोड़ रुपए लेके आया, किसी को और कुछ ऑफर करना था वो कर चुका। मैंने अपनी सियासत को आने वाली 25 से 30 साल की नजर में देखा। मैंने ये कहा कि आज अगर मैं पैसे लूंगा तो मुझे जिंदगी मेरी पूरी पैसे लेते हुए बितानी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुसलमानों के यहाँ का जो शहर है हमारा महापालिका में, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि परभनी विधानसभा में टोटल वोट है 3,38,000 और उसमें सबसे बड़ा समाज अगर उनका कोई वोट है तो वो है मुस्लिम समाज, 1,07,242। और मैं जहां से बात कर रहा हूं वहां से 2 किलोमीटर के दायरे में इस शहर की हद को पार करे बगैर
102 बूथ में PSC 1832 वोट, ये शहर की हद को बाहर करे बगैर। तो महापालिका की जब बात होती है तो यहाँ पर 50% से ज्यादा वोट मुसलमानों के हैं। मुसलमानों के कॉर्पोरेटर्स भी बहुत चुन के आए, 28-29 चुन के आए, मगर वो 28-29 कॉर्पोरेटर्स ने, क्योंकि वो पार्टी के सिंबल पे चुन के आए थे, किसी पार्टी से मुंसलिक थे, तो उन्होंने अपने किसी देशमुख को आगे बढ़ाया, अपने किसी पाटिल को आगे बढ़ाया और उनका नाम महापौर के लिए आगे किया। जब उन देशमुख से और पाटिल से मेरी मुलाकात हुई कि हमको सपोर्ट चाहिए, तो मैंने उनके सामने बेसाख्ता एक चीज कही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुस्लिम महापौर बनाइए और मैं बॉन्ड पे लिख के देता हूँ कि 5 साल ना मुझे ओहदा चाहिए, ना 1 रुपया पैसा चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे जितनी रोजी की है और मेरे लिए काफी है। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान और महबूद खान पठान, उसी के साथ में मुन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और NA कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की NA लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और NA लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22/40 के प्लॉट्स है और 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से
शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।